हेलो बच्चों, ज्ञान पाठशाला में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूं, मनी एंड क्रेडिट। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें एवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करेंगे, बैंक सिस्टम की बात करेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोन की बात करेंगे कि कैसे फॉर्मल सेक्टर लोन प्रोवाइड करता है, कैसे इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले कहते हैं कि जब फॉर्म ऑफ मनी नहीं थी तो उस समय ट्रेड को कैसे प्रैक्टिस करते थे, आपस में लेन देन कैसे करते थे। तो उस समय बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता था कि एक इंसान सामान के बदले सामान लेता था। तो ये बार्टर सिस्टम तब प्रैक्टिस करते थे जब किसी भी प्रकार का फॉर्म ऑफ मनी नहीं थी। तो इसमें फिर कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ। तो मनी क्या है? मनी को इन्होंने एक मीडियम रखा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि कोई व्यक्ति वस्तु लेना चाहता है, कोई भी गुड्स लेना चाहता है और उसके बदले में वो उनके गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन था मनी, कि वो पैसे के बदले कोई भी सामान ले सकता है। अब इसमें हमने बार्टर सिस्टम की बात करी, मनी एक सॉल्यूशन हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। फिर एक बात इसमें और है कि जैसे सपोज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की भी बात करी। इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की मतलब ये है कि सपोज़ राहुल है और श्याम है। राहुल को अनाज चाहिए, श्याम को चने चाहिए। तो श्याम के पास चने हैं और राहुल के पास अनाज है। तो राहुल की जो ज़रूरत थी वो श्याम से पूरी होगी, और श्याम की जो ज़रूरत थी सामान की वो राहुल से होगी। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, क्योंकि दोनों को जो चाहिए थे वो एक दूसरे से मिल रहा था, तो इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा गया है। क्योंकि उसको भी वही सामान चाहिए तो वो उसके पास था, उसको जो सामान चाहिए वो इसके पास था, तो दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा गया है। अब इसमें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की बात कर रहे हैं। कहते हैं एंशिएंट टाइम की या मेडिवल टाइम की बात करें तो उस समय कॉइन्स का एवोल्यूशंस हो गया था। गोल्ड कॉइन्स थे, कॉपर कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे और इवन लेदर कॉइन्स भी थे। तो अलग अलग प्रिंसली स्टेट ने, रजवाड़ों ने अलग अलग तरह के कॉइन्स को अपने साम्राज्य में चलवाया। तो कहते हैं ये आपका एवोल्यूशन ऑफ मनी हो गई। तो अब कॉइन से क्या हो गया कि व्यापार को और एक्सचेंज करने में, कोई भी सामान लेने में काफ़ी आसानी हो गई थी। और अब मॉडर्न टाइम जैसे जैसे टाइम पीरियड बदलता रहा, अब पेपर करेंसी होगी। हर कंट्री पेपर करेंसी का यूज़ करती है, इवन इंडिया भी यूज़ करता है। तो हर कंट्री की अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इस करेंसी को इशू करता है। जैसे इफ़ वी विल टॉक अबाउट द इंडिया, तो इंडिया में आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वही सारी करेंसी को इशू करती है। अब कहते हैं ये करेंसी इशू करते हैं। अब सपोज़ किसी इंसान को बहुत सारा पैसा इधर से उधर ट्रांजैक्शन करना है, देना है पैसा। अब वो तो ये नहीं है कि किसी को 5 करोड़ रुपए आलू वाले को देना है। सपोज सब्जी मंडी होलसेल से ख़रीद रहा है तो 5 करोड़ कट्टे में भर के नहीं ले जाएगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी। तो इसके लिए इन्होंने बैंक ने चेक सिस्टम को एवॉल्व करा। अब चेक सिस्टम में वो 5 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, इजीली एक पेपर फॉर्म ऑफ में सारा ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो ये फॉर्म ऑफ एवोल्यूशंस बता रहे कि कैसे ट्रांजैक्शंस में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। अगर आज की बात करें तो आज की डेट में यूपीआई हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये भी एक नया फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन सिस्टम हुआ है। अब कहते हैं इसमें डिपॉजिट विद द बैंक। कहते हैं हर इंसान की जितनी भी अर्निंग होती है, अब उसके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे हैं, उसको पूरा करने के बाद जो पैसा बचता है तो वो इंसान, सभी लोग बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवा के उस बैंक में जमा कर देते हैं। जब उनको रिक्वायरमेंट होती, जब भी ज़रूरत होती तो वो पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं। जब भी डिमांड होती तो उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो एक सवाल आ जाता है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट? तो जो सेविंग्स होते हैं, कभी भी किसी भी टाइम पर वो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अब इसमें एक और बात करिए, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। देखो बैंक क्या है ना, बैंक एक मीडिएटर है बोरोवर और डेबिटर के बीच में, ठीक है, क्रेडिटर के बीच में, ठीक है। अब क्या करा कि काफ़ी सारे लोग, सपोज एक एरिया, काफ़ी सारे लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। दे आर द डिपॉजिटर। जो पैसा जमा करने वाले हैं वो डिपॉजिटर हैं, और जो बैंक से लोन लेने वाले हैं वो बोरोवर हैं।
अब क्या हुआ, तो डिपॉजिटर लोगों का जो पैसा बैंक जमा करती है, तो बैंक क्या करती है, उनके जमा हुए पैसे पर इंटरेस्ट तो देती है, और जो बैंक के पास जमा हुआ पैसा होता है ना, वो जितने भी बोरोवर होते हैं उनको लोन देते हैं और उन पर इंटरेस्ट रेट को चार्ज लगाते हैं। अब कहते हैं बैंक क्या सारा पैसा बोरोवर लोगों को लोन पे दे देते हैं? ऐसा नहीं है। बैंक मिनिमम करीबन 15% अपने पास रखता है, ताकि किसी की जितने भी डिपॉजिटर है उनकी रिक्वायरमेंट कभी भी बीच में विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो ईज़िली कर सकते हैं। तो बैंक सारा पैसा बोरोवर लोगों को लोन पे नहीं देता, कुछ अपने पास रखता है, करीबन 15% अपने पास डिपॉजिट करता, ताकि जितने भी डिपॉजिटर हैं कोई भी बीच में इमरजेंसी में विड्रॉ करना चाहे तो वो पैसा निकाल सकते हैं। अब कहते हैं तो इसमें लोन सिस्टम कैसे होता है, देखो कि जितना भी डिपॉजिटर लोगों से पैसा लिया, जमा करने वालों से पैसा लिया, और उनके पैसे को इन्होंने बोरोवर लोन वालों को दे दिया, तो बैंक इसमें मीडिएटर का रोल प्ले करता है। इनको इंटरेस्ट कम, इनकी जमा पूंजी पे कम इंटरेस्ट देता है और इनसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। अब इसमें बात करते हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, दो क्रेडिट सिचुएशन केस स्टडी के माध्यम से इस चैप्टर में बताने की बात कर रहे हैं। एक केस स्टडी है इसमें सलीम की। सलीम एक शूज़ मेकर है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि 3000 पेयर ऑफ शूज़ उसको बनाना है। अब उसको बनाने का तो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है कि उसके पास रॉ मटेरियल की कमी होती है और लेबर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती काम करने के लिए। तो अब सलीम के पास पैसा नहीं होता। सलीम के पास दो ऑप्शन होते हैं, या जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिला है उससे एडवांस पैसा ले ले तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी, या वो रॉ मटेरियल वाले से जो लेदर का काम करने वाले या उनसे उधार ले ले, तो सलीम अपना काम अच्छे से चला सकता। और सलीम जब पैसा लेगा तो उनको फ्यूचर में अश्योर करता कि जैसे ही मेरा माल बिकता है मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो ये अगर सलीम को इन दोनों जगह से पैसा मिल जाता तो वो अपने टास्क को पूरा करने में सक्सेसफुल रहेगा। अब दूसरा केस इसमें सपना का बताते हैं। सपना एक एग्रीकल्चर लेडी होती है। अब एग्रीकल्चर लैंड के लिए आपको पता है इनपुट की ज़रूरत होती है, इसमें खाद की, यूरिया की ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ताकि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि फिर उसको कल्टीवेट कर सकें। तो क्या हुआ, सपना के पास पैसे की कमी होती तो वो अपने गांव के एक साहूकार से या ज़मींदार से वो पैसे लेती उधार, ठीक है, वो इंटरेस्ट पे लेती है। ये इनफॉर्मल लोन हो जाता है एक तरीके से। तो वो ये अश्योर करती है ज़मींदार को या साहूकार को कि साहब जब मेरी फ़सल हो जाएगी तो फ़सल के कटने पर मैं आपका सारा पैसा ब्याज के साथ विद इंटरेस्ट दे दूंगी। तो क्या होता है, तो उसको पैसे साहूकार तो दे देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी फ़सल ख़राब हो जाती है ड्यू टू मॉनसून फेलियर या किसी फ्लड आ जाता है, उसकी वजह से उसकी फ़सल ख़राब हो जाती। अब सपना एक प्रॉब्लम में फंस जाती है कि अब साहूकार साहब से पैसा भी लिया, उसको पैसे भी देना है। तो सपना क्या करती है, सपना इस होप में दोबारा साहूकार पे जाती है कि मुझे साहब लोन दे दो, ये फसल तो ख़राब होगी, अगली बार जो होगा तो मैं आपका पुराना वाला भी और अभी वाला दोनों लोन पैसे ब्याज के साथ आपको दे दूंगी। तो साहूकार दोबारा पैसा दे देता उसको। तो क्या होता है कि सपना की फसल होती है, लेकिन उससे उस फसल से उतना आउटपुट नहीं आता है कि वो पिछला लोन भी चुका सके साहूकार वाला और अब का भी चुका सके। तो सपना इसमें क्या है, इसमें डेबिट ट्रैप में फंस जाती है, कर्ज के ट्रैप में, जाल में फंस जाती है। उसको फिर अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उसको तो पुराना वाला भी कर्ज देना और अभी का भी देना। तो ये केस स्टडी में ये बताया। सलीम का तो एक ये बताया कि उसको जब रिक्वायरमेंट थी तो फ्यूचर में चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर से ले ले चाहे रॉ मटेरियल से उधार पे ले ले, तो उसने काम चला लिया। एक इसने साहूकार से लिया, जिसकी वजह से वो डेबिट ट्रैप में फंस गई है। अब इसके बाद इसमें कहते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं। देखो, आप साहूकार से लोन लेते हो या बैंक से लोन लेते हो तो कुछ शर्तें होती, कुछ कंडीशंस होती हैं। इसमें हमने कोलेटरल लोन की बात करी है। कोलेटरल लोन में क्या होता है, बैंक को कुछ ना कुछ अश्योर गारंटी तौर पर रखा जाता है, तो बैंक आपको लोन दे देता है। सपोज़ मैं कार लेने वाला हूँ, सपोज़ मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, तो फॉर्च्यूनर लेने के लिए मैंने 5 लाख डाउन पेमेंट करी, बाकी मैंने बैंक से लोन ले लिया। तो मैं बैंक की लोन जो लोन लिया हर मंथली
लिए अब मैं पेमेंट मेरी सैलरी से कट रहा है या मेरी अर्निंग से कट रहा है, इन केस अगर मैंने बैंक को पैसा नहीं दिया तो बैंक वाले मेरे एसेट को जो मैंने गिरवी रखा है वो जब्त कर लेंगे और उसको बेच के अपनी जितनी भी होगा उसकी भरपाई कर लेंगे। तो आप कहते हैं ऐसी कार लोन हो गया, प्रॉपर्टी पेपर पे हम लोन ले लेते हैं, प्रॉपर्टी लोन ले लेते हैं, तो बैंक क्या होता है ना, इस एसेट के बिहाफ पर दे देती है, क्योंकि बैंक भी फ्री हो जाती है। इन केस अगर आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हो, आप लोन नहीं देते हो, तो बैंक आपकी एसेट से जो संपत्ति है उससे रिकवरी कर लेगा। ये हो गया कोलेटरल लोन। अब इसमें अगली बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। देखो अब हिंदुस्तान में जो लोन लेने की प्रक्रिया है फॉर्मल है और इनफॉर्मल है। फॉर्मल लोन की तरीका क्या होता है, HDFC बैंक से ले लिया, किसी भी बैंक से ले लिया है तो वो हो जाता फॉर्मल सेक्टर लोन। और इनफॉर्मल में क्या होता है, रिलेटिव से ले लिए, साहूकार से ले लिए या मनी लेंडर से ले लिए, तो जितने भी हैं ये सारे इनफॉर्मल लोन होते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। कहते हैं फॉर्मल सेक्टर का लोन जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होती हैं, बैंक्स होती हैं, उनसे लोन लेते हैं। इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता नहीं है, और इसमें ये नहीं है कि बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाएगी, पहले कुछ कहेगी बाद में कुछ ज़्यादा लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब कहते हैं इन सभी बैंकों को हिंदुस्तान में मॉनिटर और कंट्रोल और सुपरवाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, ताकि ये भी देखती है कोई बैंक कस्टमर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कुछ एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहा। अब दूसरी तरफ अगर इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन की बात करें, जिसमें हम रिश्तेदारों से पैसा ले लेते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं उसमें, मनी लेंडर से ले लेते हैं, साहूकारों से, ज़मींदारों से ले लेते हैं, तो ये इनफॉर्मल होता। कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल के ऊपर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनको शोषण करने से, एक्सप्लॉयटेशन करने से रोक सके कि ज़मींदार साहब आप ज़्यादा पैसा क्यों लगा रहे, क्या है। तो इनफॉर्मल में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है जितने भी लोन लेने वाले हैं। तो अब इसमें हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल लोन की दोनों की बात कर दी है। अब इसमें एक डाटा दिया है ग्राफ नंबर 2 के सबसे ज़्यादा लोन कौन से पीपल कहाँ से लेते हैं, या इनफॉर्मली तरीके से लेते हैं या फॉर्मली तरीके से लेते हैं। इसमें बताया कि गांव, ग्रामीण इलाके के लोग, रूरल एरियाज़ में जो लोग रहने वाले हैं 85% वहाँ के लोग ये इनफॉर्मल लोन लेते हैं। ज़मींदार से ले लिया, साहूकार से ले लिया, किसी और से ले लिया, जिसकी वजह से वो डेबिट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ओनली 15% गाँव के लोग जो बैंकों को अप्रोच करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। तो अब कहते हैं अगर रिच हाउस होल्ड की बात करें तो अमीर लोग, करीबन 90% अमीर लोग लोन लेते हैं बैंक से, वो फॉर्मल तरीका ही अपनाते हैं, और करीबन 10% जो इनफॉर्मली रिलेटिव से या 5%, 10% पर मंथली ले लेते हैं। आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब कहते हैं तो जो ग्रामीण समाज की समस्या है, सबसे ज़्यादा डेबिट ट्रैप हो रहे हैं, तो इसकी सॉल्यूशन क्या है। तो हमारी एनसीईआरटी में 2 सॉल्यूशंस दिए हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये कह रहे हैं कि बैंक को बढ़ाना चाहिए, जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है ग्रामीण लेवल तक, हर एरिया में बैंक सिस्टम को पहुंचाना चाहिए, ताकि हर इंसान इजीली से, आसानी से लोन ले सके। सेकेंडली चीज़ ये कह रहे हैं कि इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी लेके आएँ, ताकि लोग जागरूक भी रहें कि इनफॉर्मल सेक्टर से कैसे डेबिट ट्रैप होते हैं और कैसे वो इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये बेसिकली चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट 2 नंबर का पूछ सकते हैं, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लोन क्या होता है वो पूछ सकते हैं, रोल प्लेड बाय द बैंक क्या होता है वो पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट होता है, कोई समस्या होती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट्स को भेजें। मैं आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन दूंगा और सारी क्वारीज़ का आंसर्स दूंगा।